ओके। अच्छा, अगर आप ध्यान देंगे सर, हमारा अनदर टॉपिक क्लबिंग भी ओवर हो चुका है। दिस इज द डे 11 ऑफ योर सीए फाइनल फास्ट ट्रैक फॉर May 24 एंड November 24। सर कौन कौन से टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर दिए? लास्ट वीडियो के अंदर में हमने क्लबिंग खत्म किया था, एंड क्लबिंग के बाद अगर आप देखेंगे देर इज सम अनसॉल्व क्वेश्चन, और अनसॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या करेंगे सर, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आ जाइए। लास्ट कंसेप्ट वी डिड वाज क्रॉस ट्रांसफर, और क्रॉस ट्रांसफर के बाद आता है आपका क्या बेटा, अनसॉल्व क्वेश्चंस। यस और नो? तो चलिए आते हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस के ऊपर। पहला जो क्वेश्चन लिया गया है ये माइनर के इनकम के ऊपर बेस्ड है। ये माइनर की इनकम के ऊपर बेस्ड है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, राइट, सिंपल सी बात करूं, तो टॉपिक के अंदर में एक ही चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप माइनर की इनकम को क्लब कर रहे हैं, अगर आप माइनर की इनकम को क्लब कर रहे हैं, तो फिर जो एग्जाम्शन है 1032 का 1500 रुपीज वो आपको मिलने वाला नहीं है। मतलब अगर हम नए एस्पेक्ट में भी देखें, क्योंकि May 24 के अंदर में 115 बीएससी एक डिफॉल्ट स्कीम हो चुकी है, तो अगर हम मेन एस्पेक्ट के अंदर में भी देखें तो एक ही चीज है जिसको इस पूरे चैप्टर के अंदर में ध्यान रखना पड़ेगा। वो है कि अगर माइनर इनकम क्या हो रही है, क्लब हो रही है, माइनर इनकम क्या हो रही है, क्लब हो रही है, तो जो 1500 रुपीज पर चाइल्ड का आपको एग्जाम्शन मिलता है वो 115 BAC में मिलने वाला नहीं है। एक्सेप्ट दिस, बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहने वाली है। तो आप क्या कर सकते हो सर, कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए आइए, राइट, पहला प्रॉब्लम नंबर 1 से हम लोग शुरुआत कर देते हैं। एवरीबॉडी रिक्वेस्टिंग कि आप प्रॉब्लम नंबर 1 देखें। देखो बेटा, डन। नाउ, नाउ अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए फ्रॉम द फॉलोइंग। सैलरी इनकम दी है, मिसेस ए की भी सैलरी इनकम दी है, माइनर की इनकम भी दी हुई है। नीचे आकर बोला है भैया ब्रीफ वर्किंग इज सफिशिएंट, डिटेल्ड कंप्यूटेशन अंडर वेरियस हेड इज नॉट रिक्वायर्ड। अब अगर इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखोगे तो प्रॉब्लम में कहीं नहीं लिखा है कि भैया ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन के हिसाब से सॉल्व करना है या न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। बस हमें ये बोलना है कि भैया आप क्या होगा इस प्रोविजन का। तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अज्यूमिंग नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। हम इस अजम्पशन से सॉल्व करते हैं, यहां पे लिख भी देते हैं अज्यूमिंग नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। बराबर है, अज्यूमिंग नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। इज दैट डन? चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, चेक करो। मिस्टर ए की इनकम दी है, मिसेस ए की इनकम दी है। अब मैं आपको बताता हूं इसका फॉर्मेट भैया आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे आपको मार्क्स आएंगे, राइट। फिर हर बार की परंपरा के हिसाब से कुछ क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के भी उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए, बराबर है, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां पे कॉलम बनाना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स मिस्टर ए मिसेस ए, ठीक है। सबसे पहले सैलरी इनकम दी हुई है दोनों की, जो कि कंप्यूटेड है। मिसेस ए की 230 है, मिस्टर ए की भी 230 है। सैलरी इनकम 2,30,000, 2,30,000। आगे क्या बेटा देख लो, दोनों चीजें डन। इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट। अच्छा जी सर, माइनर इनकम का और एक इनकम दिया हुआ है आपको, माइनर इनकम की एक और इनकम आपको दी हुई है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट भी आपको दिया हुआ है। गिफ्ट रिसीव्ड बाय सी फ्रॉम मिसेस ए फ्रेंड्स दिया हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें, इनकम बिफोर क्लबिंग जो है ये दोनों की सेम है। अब आप क्लबिंग किसी के भी हाथ में कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इनकम बिफोर क्लबिंग क्या है, सेम है, बराबर है। हमारा रूल क्या था कि अगर जिस पेरेंट्स की इनकम ज्यादा बड़ी होगी, क्लबिंग जो होगा वो उसके हाथ में होगा। अब यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि दोनों की इनकम क्या है, सेम। तो आप ए में मिलाओ बी में मिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम ए में मिलाते हैं। इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट। कितना रुपए है मालिक, बताओ जल्दी से। 15,000 रुपीज। इसमें से क्या माइनस करना है, बोलो जल्दी से। एग्जम्पशन माइनस करेंगे। कौन सा एग्जम्पशन माइनस करेंगे सर? अंडर सेक्शन 1032, क्योंकि हम इस अजम्पशन पे सॉल्व कर रहे हैं कि 115 बीएसई ऑफ नहीं किया है। 1,500 रुपये माइनस कर दो सर, 1,500 रुपये पर चाइल्ड। तो बस काम खत्म हो गया सर। ये आ गया 13,500 रुपीज। बराबर है। याद रखें हम इस अजम्पशन पे सॉल्व कर रहे हैं कि भैया दे हैव नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएसई। क्लियर है। इनकम ऑफ माइनर सन माइनर डॉटर सी फ्रॉम स्पेशल टैलेंट। माइनर डॉटर सी फ्रॉम स्पेशल टैलेंट कितना, बोलो जल्दी से। 32,000। क्या पकड़ेंगे? नील। बिकॉज स्पेशल टैलेंट से अगर कोई इनकम आ रही है, ये इनकम क्लब होती नहीं। देख पूरा पेपर ना प्रेजेंटेशन का गेम है, मेरी बात याद रख। देख हो सकता है तेरा नवंबर 23 के अंदर में क्लियर नहीं हुआ हो, पर पूरा गेम ही प्रेजेंटेशन का है। कहाँ कहाँ गलती हुई ये सर्च करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ मिस्टेक हुई ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और उसी बेसिस पे क्या होगा, तेरा पासिंग परसेंटेज आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकता। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा बेटर। जिधर से क्वेश्चन मिल रहा है उधर से उठा के सॉल्व कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिधर से क्वेश्चन मिल रहा है उधर से उठा करके सॉल्व कर। जितना ज्यादा सॉल्व करेगा उतना ज्यादा तेरे को बेनिफिट होगा। समझ में आया? नोट लिख, वर्किंग नोट लिख। इंटरेस्ट ऑन बैंक रिसीव्ड बाय सी ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ हर स्पेशल टैलेंट। अब देख इनकम आउट ऑफ स्पेशल टैलेंट क्या है, क्लब नहीं होता, लेकिन उसको आपने कहीं इन्वेस्ट करके उस पे इंटरेस्ट इनकम अर्न किया, वो इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम हो गई, वो स्पेशल टैलेंट इनकम नहीं हुई। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना बेटा? 3,000 रुपीज रिसीव हुआ। बराबर। हम इसमें से क्या माइनस करेंगे सर? एग्जम्पशन माइनस करेंगे। 1,500 रुपए पर चाइल्ड। 1,500 हम क्या करेंगे? टैक्स। 1,500 हम क्या करेंगे बेटा? टैक्स। नेक्स्ट है बेटा गिफ्ट रिसीव्ड बाय सी, किससे? फ्रॉम फ्रेंड ऑफ मिसेस ए। अच्छा जी, गिफ्ट रिसीव्ड। अब आप सोच के देखिए, क्या ये गिफ्ट टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, क्योंकि वो रिलेटिव नहीं है। पर इसकी टैक्सेबिलिटी कितनी होगी? जीरो। इसकी टैक्सेबिलिटी कितनी होगी? जीरो। अब आप पूछेंगे सर जीरो कैसे हो सकती है इसकी टैक्सेबिलिटी? मन में सवाल उठना चाहिए। आप पूछोगे सर जीरो कैसे हो सकती है इसकी टैक्सेबिलिटी? अरे भाई क्यों नहीं हो सकती? टैक्सेबिलिटी बिल्कुल जीरो हो सकती है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ गिफ्ट डज नॉट एक्सीड 50,000। जब वैल्यू ऑफ गिफ्ट ही 50,000 रुपए से ऊपर नहीं जा रहा, तो टैक्सेबिलिटी किस बात की अराइज होगी? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। फिर टैक्सेबिलिटी किस बात की अराइज होगी? ब्रीफ वर्किंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हो गया है गैस, प्रॉब्लम खत्म। यहां पे टोटल इनकम लिख दो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाइए सर, देखिए फिर मजा। इसमें 2,30,000 ऐड बैक करना पड़ेगा, 13,500 ऐड बैक करना पड़ेगा, 1,500 ऐड बैक करना पड़ेगा। ये आ गया सर 2,45,000। ये आ गया सर 2,45,000। यस। राइट डाउन नोट। Notes number 1. If value of gift does not exceed 50,000, it is not taxable as gift. ये हो गया इस पे नोट। इनकम आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड
even from a special talent is also clubbed. Even from a special talent is also clubbed. चेक करो. डन है. चलो जी. नोटेबली दिस क्वेश्चन इज डन. कम टू दी अनदर क्वेश्चन. कंसेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है? ट्रांसफर टू अदर पर्सन एंड क्लबिंग के ऊपर बेस्ड है. मिस्टर ए हैज गिफ्टेड हिज हाउस वैल्यूड ₹50 लाख टू हिज वाइफ. मिसेस वाइफ who in turn has gifted the same to Mrs. C, their daughter-in-law. The house was let out for 25,000 per month throughout the year. Compute the total income of Mr. A and Mrs. C. Will your answer be differ if the property was gifted to son, husband of Mrs. C? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है. प्लीज चेक. अब अगर आप ध्यान देंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ए हैज गिफ्टेड अ हाउस प्रॉपर्टी टू हिज वाइफ मिसेस बी, हु इन टर्न गिव द सेम टू सी. अब सबसे पहले एक बात समझो. हस्बैंड अगर स्पाउस को कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, राइट, फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, तो आपको नहीं लगता यहां पे सेक्शन 64 नहीं सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर कंसेप्ट आएगा? यही चीज जो आपको कल के वीडियो के अंदर में मैंने बहुत स्पेसिफिकली बताया था. यहां पे क्या होता है, जब हस्बैंड स्पाउस को ट्रांसफर कर रहा है, अगर ये हाउस प्रॉपर्टी है तो सेक्शन 27 में डीम्ड ओनर का कंसेप्ट आता है, और अगर ये अदर देन हाउस प्रॉपर्टी है तो सेक्शन 64 अप्लाई होता है. अब यहां पे मिस्टर ए किसको गिफ्ट कर रहे हैं सर? स्पाउस को गिफ्ट कर रहे हैं. तो ऐसे केस में डीम्ड ओनर कौन माने जाएंगे? मिस्टर ए, सेक्शन 27 के हिसाब से. पॉइंट नंबर पहला. पॉइंट नंबर दूसरा, उन्होंने किसको ट्रांसफर कर दिया? मिसेस सी को ट्रांसफर कर दिया देयर डॉटर इन लॉ, दैट इज सन्स वाइफ को. अगर सन्स वाइफ को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन, उस प्रॉपर्टी से आने वाला इनकम क्या हो जाता है सर? टैक्सेबल हो जाता है इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर. तो यहां पे ट्रांसफरर कौन माना जा रहा है? मिस्टर ए माना जा रहा है. तो मिस्टर ए के हाथ में क्या की जाएगी? क्लबिंग की जाएगी. अब एक और बात, मिसेस सी को जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो विदाउट कंसिडरेशन मिल रही है, क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए? आंसर इज नो. 56(2)(10) जो आईएफओएस हम लोग खत्म करके आ चुके हैं, वहां हमने देखा था कि भैया फादर इन लॉ आपके क्या माने जाते हैं? रिलेटेड पार्टी माने जाते हैं. तो जो प्रॉपर्टी मिल रही है वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन उससे आने वाला इनकम जो है वो क्या होगा? क्लब होगा. किसके हाथ में? मिस्टर ए के हाथ में. सो अनदर फैंटास्टिक क्वेश्चन. आपकी जो May 24 नवंबर 24 के मॉड्यूल आए हैं, ये मॉड्यूल का आपका क्वेश्चन है. मॉड्यूल के अंदर में दिया हुआ ये क्वेश्चन है, मॉड्यूल से भी आपका क्वेश्चन. तो आप एक बात समझ के चलिए, सर मैंने मॉड्यूल से क्वेश्चन लिया हुआ है, मेरी रेगुलर बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन लिया हुआ है, कुछ क्वेश्चन आरटीपी एमटीसी पे उठाए हुए हैं. हर तरीके के क्वेश्चन जहां से भी आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो रहा है इस फास्ट ट्रैक के अंदर में, वो सब कुछ कवर करके दे रहा हूं. राइट ऐसा है कि फास्ट ट्रैक है तो कुछ मेहनत तो मालिक आपको भी करनी पड़ेगी, कुछ मेहनत जो है ये आपसे भी एक्सपेक्टेड है. आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. आइए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्या है सर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर में? एज पर सेक्शन 27, if a person has transferred house property to his spouse for inadequate consideration or without consideration, then
the transferor would be treated as deemed owner and liable to tax. Transferor would be treated as deemed owner and liable to tax. बराबर है. Next point. Further, as per section 56 to 10, gift received from relative is not taxable. Hence, property received by daughter-in-law is not taxable as per section 56 to 10. It is not taxable as per section 56 to 10. Further, as per section 64, if any property is transferred to son's wife for inadequate consideration or without consideration, income out of such property is income out of such property is taxable to transferor. Hence, in this case, income from property earned by Mrs. C is taxable to Mr. A. जहां जहां पे भी लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहिए, एग्जामिनर को ये पॉइंट ध्यान में आना चाहिए, नीचे अंडरलाइन करो. देखिए डीटी के पेपर के अंदर में सॉल्विंग वाला पार्ट और थियरी वाला पार्ट दोनों एक साथ आता है. यस, पर थियरी वाला पार्ट जो है ये आपको बहुत ज्यादा है और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वाला पार्ट जो दिया है ये आपको बहुत कम दिया हुआ है. तो आपको क्या करना है, दोनों के बीच में एक बैलेंस बना करके चलना, और दोनों का ये जो बैलेंस है इसी से आपका काम क्या है, होने वाला है. इसी से आपका काम क्या है बेटा, होने वाला है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस. चलो. डन है बेटा? दैट्स इट. तो ये थे आपके क्वेश्चंस. कौन से बेटा? जो आपके फास्ट ट्रैक बुक के अंदर में दिए हुए हैं. चलिए अब एक काम करते हैं, आप लोग क्या करिए, फटाक से क्वेश्चन बैंक निकाल दीजिए, क्वेश्चन एयर निकाल दीजिए अपना. उसमें से भी एक दो क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते जाते हैं, सो दैट टॉपिक के साथ साथ ये टॉपिक भी होते रहेंगे. डन. सो लेट्स गो टू क्वेश्चन एयर. ये किसी का बाकी है तो कंप्लीट कर दो, अदरवाइज गो टू क्वेश्चन एयर. चलो मालिक, डन है. तो
अगर ये हो चुका है तो हम लोग चलते हैं फटाफट किसके ऊपर, क्वेश्चनर के ऊपर। क्वेश्चनर के भी कुछ क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आओ जरा देखते हैं। राइट सबसे पहले आता है क्लबिंग ऑफ इनकम में ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन। ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन प्लीज चेक करिए। छोटा सा क्वेश्चन है, स्टेट विद द रीजन वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। राइट मिस्टर वाई हु इज अ फिजिकली हैंडीकैप माइनर, क्या बोल रहा है बेटा वो, फिजिकली हैंडीकैप माइनर सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 80U earns a bank interest of 50,000 and 60,000 from making bags manually by himself। तो भैया दो तरीके की इनकम अराइज हो रही है, एक बैंक इंटरेस्ट है 50,000 रुपए का, एक 60,000 मैनुअल बैग्स बना करके आए हुए पैसे हैं। टोटल इनकम ऑफ वाई शैल बी कंप्यूटेड इन हिज हैंड सेपरेटली। टोटल इनकम ऑफ वाई शैल बी कंप्यूटेड इन हिज हैंड सेपरेटली। इज इट ट्रू और फॉल्स? आंसर इज यस। तीन तरीके की माइनर इनकम क्लब नहीं होती। पहली माइनर इनकम जो आ रही है किससे बेटा, आपके स्पेशल टैलेंट से, दूसरा मैनुअल वर्क डन और तीसरा माइनर इज हैंडीकैप। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे दोनों तरह की इनकम ऐसी है जो क्लब नहीं हो रही। क्लब नहीं हो रही का मतलब एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्या? नहीं, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर ओनली। तो आंसर इज true, the clubbing provision are not applicable in case where the minor child is suffering from any disability. Yes or no? The income of such minor will not be clubbed in the hands of either of the parents. Consequently, the total income wife shall be assessed in his hand separately. Shall be assessed in his hand separately. Are you getting the point? Okay. आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर बेस्ड है। यस आप देख रहे हैं क्वेश्चनेयर के अंदर में भी हर कैटेगरी के ऊपर एक क्वेश्चन रखा गया है। देखिए एक ही क्वेश्चन को मैं अलग अलग नाम से बैठा हूं, उससे बेटर है मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दूं। भले क्वेश्चन कम होंगे पर आपको ऑलमोस्ट हर सेक्शन के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन मिलना चाहिए। अब सेक्शन 60 क्या था बेटा, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। याद आ रहा है तुमको? सेक्शन 60 क्या था, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, इनकम शैल बी क्लब इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। उसी के ऊपर एक बेस्ड है। ये जो क्वेश्चन है अगेन आपके नए मॉड्यूल से, May 24 नवंबर 24 के मॉड्यूल से लिया हुआ है। तो ये अगेन नया क्वेश्चन है। वत्सन हैज ट्रांसफर्ड हिज ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। Watson has transferred through a duly registered document income arising from godown to his son without transferring the godown। अब आप बताइए अगर हम इनकम ट्रांसफर करते हैं विदाउट ट्रांसफरिंग द गोडाउन, विल इट बी क्लब? आंसर इज यस एज पर सेक्शन 60। अब लिखेंगे कैसे इसको? लिखना पड़ेगा एज पर सेक्शन 60 इफ एनी पर्सन ट्रांसफर द इनकम फ्रॉम द असेट विदाउट ट्रांसफरिंग द असेट, द इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। द इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। तो चेक कीजिए एज पर सेक्शन 60 वेयर देयर इज अ transfer of income from asset without transferring the asset itself, such income shall be included in the total income of transferor. Hence rental income derived from godown shall be clubbed in the hands of Watson, shall be clubbed in the hands of Watson। Are you getting the point? चलिए नेक्स्ट एक है स्पाउस के क्लबिंग के ऊपर। चेक करिएगा, एक है स्पाउस के क्लबिंग के ऊपर 64(1) के। मिस्टर ए होल्ड शेयर्स 25% वोटिंग राइट इन एक्स लिमिटेड। राइट यानी यहां पे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आ गया। Mrs. A is working as a computer software programmer in X Limited at a salary of 30,000 per month. She is, however, not qualified for the job। बताइए, she is, however, not qualified for the job। फिर भी उसको क्या मिल रही है? रेम्यूनरेशन मिल रहा है। क्या सेक्शन 64 की क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल होगी? यस। The other income of Mr. A and Mrs. A are given as under। Right? कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेज ए। पर्टिकुलर्स मिस्टर ए मिसेज ए ऐसे तीन कॉलम बनने चाहिए। राइट सबसे पहले इनकी अदर इनकम कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। अदर इनकम क्या है मिस्टर ए और मिसेज ए की? मिस्टर ए की 7 लाख रुपीज है तो ये आ गई मिस्टर ए की 7 लाख रुपीज। ठीक है अब मिसेज ए को जो इनकम आ रही है किससे आ रही है बेटा? सैलरी से। वो किसके हाथ में क्लब हो जाएगी? मिस्टर ए के हाथ में क्लब हो जाएगी। हाँ या हाँ? बराबर। कितनी क्लब होगी? 30,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ का मतलब 3,60,000। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा इवन इफ यू आर ऑप्टिंग 115 बीएसी। इवन इफ यू आर ऑप्टिंग 115 बीएसी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस किया, मिस्टर ए की इनकम में ऐड कर दिया 3,10,000 रुपीज। सो 7 लाख प्लस 3,10,000 मिस्टर ए की इनकम बन गई आपकी 10,10,000। एवरीबॉडी चेक कर लो।
इज दैट डन? अच्छा जी। अब मिसेस ए का क्या होगा? देख, मिसेस ए को दो तरीके की इनकम थी। एक सैलरी इनकम जो किसके साथ क्लब हो गई? मिस्टर ए के साथ क्लब हो गई। दूसरी इनकम कौन सी बची उसकी? अदर इनकम 4 लाख। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, सिंस सैलरी इनकम इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड, हर मिसेस एज अदर इनकम विल बी हर ग्रॉस टोटल इनकम, दैट इज 4 लाख रुपीज। चेक करो। डन? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम लोग सर। ये तो कैसे मिल टाइप का क्वेश्चन है। ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर inadequate consideration, again similar question, same similar question. Let's do question number 11. हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट देता है और इससे वाइफ काय में इन्वेस्ट करती है बेटा? बिजनेस में इन्वेस्ट करती है। वो वाले कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो, मिस्टर राहुल स्टार्टेड अ प्रोप्राइटरी बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ 6 लाख, ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 3 लाख। बिजनेस कब चालू हुआ था? 2022 के अंदर में। 6 लाख का कैपिटल था जिसमें से 3 का लॉस हो गया, मतलब नेट कैपिटल कितना बड़ा? एस ऑन 1/4/2023। भाई देख, कैपिटल कितना था तेरा? 6 लाख रुपीज। इसमें से लॉस माइनस कर दे तो तेरा कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। तो 1/4/2023 के टाइम पे तेरा कैपिटल कितना बचा बेटा? 3 लाख रुपीज तेरा कैपिटल बचा। याद रख, हस्बैंड अगर वाइफ को कोई गिफ्ट देता है और वाइफ उसको इन्वेस्ट करती है तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्या होती है? हस्बैंड के हाथ में क्लब होती है। याद आ रहा है तुम्हारे को? राइट, हस्बैंड के हाथ में प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्या की जाती है? क्लब की जाती है। सो 3 लाख का कैपिटल बचा। ठीक है। टू ओवरकम दिस फाइनेंशियल पोजीशन, वाइफ राधा, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, गेव अ गिफ्ट ऑफ ₹7 लाख। भैया भगवान ऐसी पत्नी धरती पे सबको दे जो लॉस होने पे क्या दे? आपको पैसे निकाल के दे। तो यहाँ पे ने भी राधा ने क्या किया है? 7 लाख रुपए निकाल करके दिया है, विच वॉज इमीडिएटली इन्वेस्टेड इन टू बिजनेस। और घर की लक्ष्मी ने अगर पैसा दिया है तो भाई साहब प्रॉफिट तो आना ही है। तो भैया he earned a profit of 5 lakh rupees, he earned a profit of 5 lakh rupees। तो फॉर्मूला क्या था आपको अगर याद हो तो हमारा फॉर्मूला था भैया, प्रॉफिट इनटू गिफ्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। याद आ रहा है तुम्हारे को? व्हाट इज द प्रॉफिट दे हैव अर्नड? 5 लाख रुपीज इनटू गिफ्टेड अमाउंट कितना था वाइफ का? 7 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 10। 7 लाख रुपीज जो गिफ्ट से आया प्लस 3 लाख रुपीज जो ओन कैपिटल था। यस और नो? चेक कर लो। सो क्लबिंग कितना होना चाहिए? क्लबिंग कितना होना चाहिए? अपना कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठा करके चेक करो सर क्लबिंग कितना होना चाहिए। 5 लाख इंटू 7 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख। सर क्लबिंग होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू 3,50,000। यस, क्लबिंग कितना होना चाहिए? 3,50,000। तो कैपिटल एज ऑन 1/4/2003 3 लाख, 7 लाख आया, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड हो गया 10 लाख रुपीज। Yes, therefore, income to be clubbed in the hands of Mrs. Radha is 3,50,000. Is 3,50,000. In case Radha gave the said amount 7 lakh as bona fide loan, then clubbing provision would not be attracted. यही पैसा अगर लोन के फॉर्म में दिया रहा तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होने वाली नहीं है। साथ साथ में प्रोविजन ऑफ 56(2)(10) इज नॉट एप्लीकेबल। यस, क्योंकि ये क्या है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो गिफ्ट का प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला नहीं है। इज दैट डन? चलिए, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते हैं, पर यह आपको करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि आगे भी बढ़ना पड़ेगा आगे टॉपिक्स के साथ। एक क्वेश्चन जिसको आपने सॉल्व करना चाहिए वो है ये जो क्रॉस ट्रांसफर के ऊपर बेस्ड है। बाकी तो सिमिलर तरीके के क्वेश्चन है, आप आराम से बना लोगे।
एक मुझे लगता है ये क्रॉस ट्रांसफर के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, तो एक ये क्वेश्चन एग्जाम से पहले आप लोग जरूर देख के जाइएगा, इसमें से अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस ट्रांसफर पे बेस्ड है, ये कर लीजिएगा। तो चलिए सर, यहाँ आपका एक और टॉपिक खत्म होता है। चैप्टर का नाम क्या था बेटा? क्लबिंग। क्लबिंग का आपका एक और चैप्टर क्या होता है मालिक? ओवर होता है। देखते जाइए सर, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक 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 टॉपिक पकड़ के खत्म किए जा रहे हैं और बहुत अच्छे पेस पे चल रहे हैं। आप देखिए सर, क्लबिंग का भी हमने क्वेश्चन खत्म कर दिया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो दिस इज 11th लेक्चर का पार्ट ए, राइट। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग बहुत सारा टाइम भी सेव कर रहे हैं और कंटेंट को भी बहुत ज्यादा कंप्लीट करे जा रहे हैं। अगर आपने ये वीडियोस एग्जाम से पहले मई 24 नवंबर 24 के एग्जाम से पहले 2 बार भी उठा करके कर लिया ना साहब, आपका आराम से कंप्लीट हो जाता, क्योंकि आप देखो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोग साथ साथ में सॉल्व करे जा रहे हैं, तो आराम से कंप्लीट हो जाता। देखिए 10वां या 11वां के अंदर में हम लोगों ने बेसिक इनकम टैक्स अथॉरिटी, रिटर्न ऑफ इनकम, दो बड़े चैप्टर कैपिटल गेन आईएफओएस भी कंप्लीट कर लिया, एग्रीकल्चर क्लबिंग, खैर ये तो छोटे थे, टैक्सेशन ऑफ बायबैक, टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन, इतने चैप्टर हम लोगों ने क्या कर लिए सर? खत्म कर लिए हैं। यस और नो? अभी हमारे कुछ कैपिटल गेन के क्वेश्चन जिसको मैं टोटल इनकम के साथ मर्ज करूंगा, दैट इज बिजनेस एंड कैपिटल गेन वाले पॉइंट के साथ मर्ज करूंगा, वो आपको और मजा देंगे, वो आपको और बेनिफिट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अब हमारा टॉपिक खत्म होता है सर। अब हमने कौन सी सीरीज चालू करनी चाहिए? अब मुझे ऐसा लगता है हमने कुछ थियोरी टॉपिक उठाने चाहिए, क्योंकि हमने कैपिटल गेन आईएफओएस वाले प्रैक्टिकल टॉपिक उठा लिए, राइट। और मैं अगर डायरेक्टली पीजीबीपी में जाऊंगा तो ये यहाँ पे सही नहीं है। मैं चाहता हूं अब हम कुछ थियोरी टॉपिक उठा लें यहाँ से, ताकि क्या हो, आपको बड़े टॉपिक भी हो जाए और साथ साथ में मजा भी आ जाए। तो मैं चालू करने जा रहा हूँ असेसमेंट की सीरीज, मैं चालू करने जा रहा हूँ असेसमेंट की सीरीज, और इस पूरे प्रोसेस में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पे लेके जाऊंगा, असेसमेंट प्रोसीजर। अब असेसमेंट प्रोसीजर के साथ साथ असेसमेंट प्रोसीजर, अपील, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, सर्च एंड सीजर, ये सब एक साथ लग के आने वाले टॉपिक है। तो इसके आगे मैं पूरी असेसमेंट की सीरीज चालू कर रहा हूं, और अभी आपके जो जो नवंबर 23 का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए होंगे, ये सर बहुत बेस्ट टाइम है। आप प्लीज उन लोग को बोलो, अगर आपको भी इसका फायदा मिल रहा है तो भारत के हर बच्चे तक के हमारे इस अभियान को पहुंचाओ, क्योंकि मई 24 के लिए उस बच्चे को एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी चाहिए, नवंबर 24 के लिए उसने नहीं देनी चाहिए, तो उस बच्चे तक के आपको ये जरूर पहुंचाना है, क्योंकि उसका न्यू सिलेबस का नया अटेम्प्ट है। तो चालू करेंगे सर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, असेसमेंट प्रोसीजर। चलो सर, अब अगर अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग चालू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर अगर देखा जाए बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, राइट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं, और अमेंडमेंट क्या हुआ है वो भी बता दूं मैं आपको, ठीक है। देखिए रीसेंट टाइम्स के अंदर में असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और आपके मई 24 नवंबर 24 के लिए मुझे लगता है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है। अगर टॉपिक देखा जाए तो कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक लगभग 6 से लेकर 10 मार्क के बीच में कहीं पे भी रेंज कर सकता है। मल्टीपल क्वेश्चन इससे फॉर्म होते हैं, तो 6 से 10 मार्क के बीच में मई 24 नवंबर 24 के लिए मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि शायद ये आ सकता है। यस और नो? अच्छा जी, अब ये असेसमेंट प्रोसीजर जो है, इसका इंटरलिंकिंग वापस से मैं आपको जोड़ता हूं किसके साथ? इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ। तो सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज एक बार इनकम टैक्स अथॉरिटी के बुक पे है, देखिए हम लोग कहाँ थे, हम कहाँ हैं और कहाँ जाएंगे। आओ एक बार, आपको याद होगा हम लोगों ने इनकम टैक्स अथॉरिटी चालू किया था, और यहां से मैंने आपसे कहा था कि भैया 10 टॉपिक इंटरलिंक्ड है, तो बस ये चार्ट में आपको वापस आना है, और 10 बार मैं आपको ये चार्ट के अंदर में अब आने बोलूंगा। यस, पूरे थियरी टॉपिक है, जैसे असेसमेंट हो गया, अपील हो गया, रिवीजन हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, ये पूरे थियरी टॉपिक है जो बिल्कुल लाइन से चलेंगे, एक के पीछे एक लाइन से चलने वाले टॉपिक है, राइट। तो आइए जरा देखते हैं, सबसे पहले होता क्या है, असेसी सबसे पहले अपनी इनकम असेस करता है सभी हेड के अंदर में। यस, और वो क्या करता है? रिटर्न भरता है। तो रिटर्न वाला टॉपिक तो हमारा डन हो गया। रिटर्न भरने के बाद क्या होता है? ये रिटर्न कहाँ जाता है बेटा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाता है, राइट। ये कहाँ जाता है रिटर्न? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाता है। तो चलिए यहीं से अब हमारे आगे के टॉपिक की शुरुआत हो रही है, और आगे के कौन से सेक्शन किसके बाद पढ़ने हैं ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इस चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे। जैसे ही आपका रिटर्न जाता है, लेट अस अंडरस्टैंड हम कौन कौन से रिटर्न भरते हैं। बेसिकली हम 3 रिटर्न भरते हैं। पहला इनकम टैक्स रिटर्न, दूसरा जो हम भरते हैं वो है टीडीएस टीसीएस रिटर्न, और तीसरा जो हम लोग भरते हैं वो कौन सा? एवरीबॉडी यस टीसीएस का रिटर्न हम लोग सबमिट करते हैं। तो मेनली 3 तरह के रिटर्न भरते हैं, एक इनकम टैक्स रिटर्न, दूसरा टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न। जो आपका इनकम टैक्स रिटर्न होता है ना, वो कहाँ जाता है सर? ट्रेसेस के अंदर में जाता है, राइट। नहीं, मैंने आपको याद करो बताया था, जो आपका टीडीएस टीसीएस वाला रिटर्न होता है वो ट्रेसेस के अंदर में जाता है।
यस तो आपके जो टीडीएस टीसीएस वाले रिटर्न है वो ट्रेसेस के अंदर में जाएंगे, दैट इज टीडीएस रिकंसिलिएशन एनालिसिस एंड करेक्शन अनेबलिंग सिस्टम। और यही जो आपके इनकम टैक्स रिटर्न है वो कहाँ आएंगे सर, सीएएसएस, दैट इज कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर, दैट इज कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सॉफ्टवेयर के अंदर में आएंगे। अब क्या होता है, जितने भी रिटर्न आते हैं ये 100% रिटर्न क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं, और इसको कहा जाता है समरी असेसमेंट कॉल्ड एज 143(1). तो 143(1) क्या होता है, एक समरी असेसमेंट होता है। अब आप नॉर्मल रिटर्न भरो, आप टीडीएस रिटर्न भरो, आप टीसीएस रिटर्न भरो, ये तीनों भी रिटर्न मैंडेटरीली प्रोसेस होंगे। ये तीनों भी रिटर्न क्या होंगे, मैंडेटरीली प्रोसेस किए जाते हैं। अब प्रोसेस करने के बाद देखिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है, बात समझिएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है। ये सॉफ्टवेयर में कुछ कुछ चीजें क्या है, पैरामीटर्स दे रखे हैं, जिससे रिस्पेक्टिव ऑफिसर को क्या जाता है, हिंट जाता है कि भैया आप इनके असेसमेंट ओपन कर सकते हैं। तो हर बार सीबीडीटी क्या करती है, एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बनाती है, और इन स्ट्रैटेजी को हर साल क्या करती जाती है, चेंज करती जाती है। दिस स्ट्रैटेजी इज इंटरनल टू डिपार्टमेंट, इसीलिए आपको कभी भी ये देखने को नहीं मिलेगा। पर इनके अपने पैरामीटर लगाए होते हैं कि भैया लेट्स से विजय सारडा नाम का एक एसएससी है, अगर इसका सेल्स X% से ऊपर जंप कर जाए तो आप हिंट दे देना, अगर इनका प्रॉफिट X% के ऊपर चले जाए तो आप हिंट दे देना, अगर इनके पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर X के ऊपर चले जाए तो आप हिंट दे देना। तो ऐसे मल्टीपल फैक्टर को कंसीडर करके क्या करता है, सिस्टम आपको हिंट देता है। आप जानते हैं हम लोगों ने इनकम टैक्स अथॉरिटी नाम का चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, उस चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने देखा था दैट इट इज ओनली एंड सोनली द राइट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी ओनली कि वो कौन सा असेसमेंट करेंगे और असेसमेंट किस मैनर में करेंगे। मतलब कोई भी केस को असेसमेंट में लेना है या नहीं लेना, ये प्योरली किसका गेम है बेटा, ये प्योरली एओ का गेम है। अब देखिए सिचुएशन को थोड़ा और समझिए। वी ऑल नो 2019 के बाद आ चुका है बेटा ई असेसमेंट, यानी अब एओ, पहले क्या होता था, जुरिस्डिक्शन बेस होता था, याद है आपको सेक्शन 120 हम लोगों ने देखा था, पहले जुरिस्डिक्शन बेस होता था, राइट। अगर विजय लेट से पुणे के एक एक्स एरिया के अंदर में रह रहा है, तो उस एरिया के ऊपर जिस ऑफिसर का जुरिस्डिक्शन है वही उसका असेसमेंट कर पाता था। लेकिन 2019 से जब से ई असेसमेंट आया है, ये पूरा का पूरा असेसमेंट किसके पास चले गया, एनईएसी के पास चले गया। ये पूरा का पूरा असेसमेंट किसके पास चले गया सर, एनईएसी के पास चले गया। और अब आसाम में बैठा हुआ कोई एओ भी मेरा केस ओपन कर सकता है, दिल्ली में बैठा एओ भी मेरा केस ओपन कर सकता है, पुणे में बैठा केस भी ओपन कर सकता है, चेन्नई में बैठा हुआ केस भी ओपन कर सकता है, कहीं से भी सर, लक्षद्वीप में बैठा हुआ बंदा भी मेरा केस क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है। यस और नो। तो पॉइंट नंबर 1, असेसमेंट अब कौन हैंडल करता है सर, एनईएसी। तो अब ये किसका डिसीजन होगा सर, डिपार्टमेंट का डिसीजन होगा कौन सा केस ओपन करना है, कौन सा केस ओपन नहीं करना। अब यहां से दो बात होगी, जरा समरी असेसमेंट देखिएगा। जैसे आपका रिटर्न गया, सारे रिटर्न समरी असेसमेंट में पहुंचे, समरी असेसमेंट में पहुंचने के बाद क्या होगा, इट इज द डिपार्टमेंट हु विल डू कि असेसमेंट करना है या नहीं करना। अगर असेसमेंट नहीं करना तो मैटर वहीं का वहीं खत्म हो गया पूरा का पूरा, अगर असेसमेंट करना ही नहीं है तो मैटर वहीं का वहीं खत्म हो गया पूरा का पूरा। लेकिन अगर असेसमेंट करना है तो आप सोच करके देखिए क्या होगा। आपने जो रिटर्न भरा, आप सभी लोग ने ऑलरेडी आर्टिकलशिप करी हुई होगी, तो आप लोगों ने ये जरूर देखा होगा कि रिटर्न इज अ समराइज स्टेटमेंट, रिटर्न इज अ समराइज स्टेटमेंट। उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ क्या कवर होता है बेटा, समरी कवर होता है। उसके अंदर में सिर्फ क्या कवर होता है बेटा, समरी कवर होता है। तो अब सोच करके देखिए क्या होगा। उन्होंने आपको एक समरी दी, लेकिन एओ को तो चेक करना है व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अ लॉ एंड व्हाट यू हैव डन। सीधी सी बात है कि नहीं, उनको तो ये चेक करना है ना भैया, लॉ में क्या एक्सपेक्टेड था और तुमने क्या किया। सीधे शब्दों में उनको करना है एक ऑडिट, बराबर है। अब इसके लिए क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट, क्योंकि तुमने तो रिटर्न के अंदर में सिर्फ पीजीबीपी लिखा होगा। आप सभी लोगों ने आर्टिकलशिप करी हुई है, बोलो बेटा आप क्या पीजीबीपी पूरा कंप्यूटेशन देते हो वहां पे, नहीं, आप सीधा पीजीबीपी का फाइनल अमाउंट लेते हो, कंप्यूटेशन तो आप अपने पास रखते हो एक्सेल फॉर्म के अंदर में। तो अब क्या होगा मालिक, अब आप क्या करोगे, अब आप सीधे सीधे यू नो एओ कौन करेगा, अब इंफॉर्मेशन मंगाएगा। एओ क्या करेगा, अब इंफॉर्मेशन मंगाएगा। अब देखिए एओ दो तरीके के काम करता है। पहला, कुछ लोगों से उसको इंफॉर्मेशन चाहिए जिन जिन लोगों ने क्या नहीं किया है, इंफॉर्मेशन नहीं दी है, क्योंकि एओ अब डिटेल्ड चेकिंग करना चाहता है। इस डिटेल्ड चेकिंग को ही क्या कहा जाता है, असेसमेंट कहा जाता है। इस डिटेल्ड चेकिंग को ही क्या कहा जाता है, असेसमेंट कहा जाता है, बराबर है। यानी समरी असेसमेंट होने के बाद एओ को क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। ये इंफॉर्मेशन वो मंगा सकता है सेक्शन 142(1) के तहत। पूरा इंटरलिंकिंग से पढ़ो और पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ा रहा हूं, सिर्फ सेक्शन नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ाऊंगा। मोहब्बत हो जाएगी असेसमेंट से। अगर तुमने इसके पहले कभी भी मेरे साथ नहीं पढ़ा है तो सर तुम्हें असेसमेंट से मोहब्बत हो जाएगी। तुम्हें चैप्टर अगर ऑप्शन में छोड़ के जाते थे, अब ये छोड़ के नहीं जाओगे, तुम बिंदास पढ़ के जाओगे और चार लोगों को सिखाओगे वो अलग।
तो जरा ध्यान से सुनना। आपने रिटर्न भरा, रिटर्न डिपार्टमेंट में गया, डिपार्टमेंट के अंदर में मैंडेटरीली क्या होगा, समरी असेसमेंट होगा। ये समरी असेसमेंट करने के बाद एओ डिसाइड करेगा असेसमेंट करना है या नहीं करना है। अगर उसको असेसमेंट करना है, ध्यान से सुनना, अगर उसको असेसमेंट करना है तो क्या करना होगा बेटा, अगर उसको असेसमेंट करना है तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन वो कहां से मंगाता है, 142(1) के तहत वो इन्फॉर्मेशन मंगाता है। अब 142(1) के तहत जैसे ही उसका इन्फॉर्मेशन आया, बात समझना बेटा, 142(1) के तहत जैसे ही उनका इन्फॉर्मेशन आया, यहां से दो बात होंगी। पॉइंट नंबर 1, ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई। पॉइंट नंबर 2, ये इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आई। दो बातें हो सकती है। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हो सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने अच्छे से मेंटेन नहीं करके रखा होगा, जो आपने मेंटेन किया होगा वो डिपार्टमेंट को समझ में नहीं आ रहा होगा। बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है ना, राइट। अभी देखिए पहले तो ऐसा होता था कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो मराठी में मेंटेन किए हुए हैं, यस और नो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज तो है नहीं, तो आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए हैं वो मराठी में मेंटेन किए हैं, जबकि एओ जो है वो दूसरे स्टेट का है। तो ऐसे केस में हो सकता है उसको समझ में ना आए। अगर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट समझ में नहीं आ रहे हैं तो ऐसे केस में उसके पास दो पावर है। एक, वो क्या कर सकता है, ऑडिट करवा सकता है, राइट। या फिर कई जगह पे उसको बाकी जगह पे कहीं प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुछ चीजों की वैल्यूएशन रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब आपको कौन बताए सर, आप तो खुद आर्टिकलशिप करे हुए हो। बचपन जब था तब हम समझते थे कि भैया सस्पेंस अकाउंट बनता है, बड़े होके पता चलता है सस्पेंस अकाउंट कुछ नहीं होता, क्लोजिंग स्टॉक ही वो चीज होती है जो सस्पेंस अकाउंट होता है। हाँ या ना, इस बात पे वीडियो पे लाइक चाहिए, बात समझ लेना। तो बचपन में होता था कि भैया सस्पेंस अकाउंट होता है, जब बड़े हुए तो पता चला कि भैया क्लोजिंग स्टॉक ही सस्पेंस अकाउंट होता है। तो कई बार वैल्यूएशन को रिलेटेड इशू आ जाता है, तो वो आ जाता है हमारे सर वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। तो जैसे आपने रिटर्न भरा, अगर उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा, यहाँ असेसमेंट में एओ के पास दो पावर है। या तो वो ऑडिट करवा सकता है, ऑडिट ना करवाए कुछ चीजों का वैल्यूएशन करवाना चाहता है तो वो वैल्यूएशन भी करवा सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। ये सब कुछ होने के बाद इधर से देखिए एक एरो ऊपर जा रहा है, ये सब कुछ होने के बाद क्या होता है सर, रेगुलर असेसमेंट। या अगर उसको अकाउंट्स आपके समझ में आ गए तो इस असेसमेंट को कहा जाता है बेटा रेगुलर असेसमेंट। इस असेसमेंट को क्या कहा जाता है बेटा, रेगुलर असेसमेंट। यस, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं जिनने पहले बहुत अच्छे से असेसमेंट नहीं पढ़ा। बेटा इसी को ही आपका स्क्रूटनी असेसमेंट भी कहा जाता है, इसी को ही आपका स्क्रूटनी असेसमेंट भी कहा जाता है, राइट। तो एकदम लॉजिकली समझना, आप रिटर्न भरते हो। रिटर्न देखो, जब तुम इंटर में थे तब तक तुम क्या भरते थे, रिटर्न भरा है। रिटर्न भरने के बाद क्या होता है, ये पूरा का पूरा फाइनल का चैप्टर है। रिटर्न भरने के बाद वो कहां जाता है, कम ऑन रिवाइज अगेन, समरी असेसमेंट के लिए जाता है। समरी असेसमेंट के बाद एओ उससे इंफॉर्मेशन मंगाएगा, इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आई, ऑडिट या वैल्यूएशन ऑफिसर का यूज करेगा, समझ में आ गई तो वो रेगुलर असेसमेंट करेगा। अब ये स्क्रूटनी असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट में आखिर होता क्या है, मोटे मोटे तौर पर समझना। ये स्क्रूटनी असेसमेंट और रेगुलर असेसमेंट के अंदर में होता ही है सर कि एओ चेक करता है कि आपकी इनकम कैसे कंप्यूट होनी चाहिए थी, जितने एक्सपेंसेस आपने क्लेम किए हैं वो आपको अलाउ है या नहीं है। मोटे मोटे तौर पे तीन चीजें चेक होती है। पहला, आपने इनकम किसी तरीके से अंडरस्टेट तो नहीं करी, इनकम इज नॉट अंडरस्टेटेड। दूसरा, वो चेक करता है लॉस इज नॉट ओवरस्टेटेड। अगर आपने रिटर्न में लॉस क्लेम किया है तो वो सारी चीजें चेक करेगा कि भैया लॉस ओवरस्टेट तो नहीं कर दिया तुम लोगों ने। और तीसरा, टैक्स इज नॉट अंडरपेड, किसी भी तरीके से आपने जो टैक्स पे किया है वो अंडरस्टेट तो नहीं किया है। और आपकी टोटल इनकम, टोटल लॉस या अमाउंट रिफंडेबल वो निकालेगा। मतलब सम स्क्रूटनी असेसमेंट के अंदर में तीन आउटपुट पॉसिबल है। एक, आपका टैक्स पेबल निकल सकता है। दूसरा, आपका लॉस असेसेबल निकल सकता है। तीसरा क्या हो सकता है सर, तीसरा हो सकता है कि आपका कोई अमाउंट ड्यू निकल जाए। अब आप सोच के देखिए, ये तो हम तब की बात कर रहे हैं जब हम बहुत प्यार से, मतलब एसएससी रिटर्न भर रहा है, रिटर्न भरने के बाद उसका समरी असेसमेंट हो रहा है, समरी असेसमेंट होने के बाद डिपार्टमेंट उससे इंफॉर्मेशन मंगा रही, वो इंफॉर्मेशन दे भी रहा है, तब जाके प्यार से 143 आई लव यू, प्यार से 143 हो रहा है। ये तो तब की बात हुई ना सर जब प्यार है, आप बात समझिएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बंदा रिटर्न ही ना भरे, पॉसिबिलिटी है ना। ऐसा हो सकता है ना, पिछले सालों से वो रिटर्न भर रहा है, इस साल उसने रिटर्न ही नहीं भरा। सपोज अगर उसने रिटर्न नहीं भरा तो डिपार्टमेंट क्या करता है, सपोज अगर उसने रिटर्न नहीं भरा तो सेक्शन 142 के अंदर में एक और पावर है कि वो उससे रिटर्न भी भरवा सकता है। अब एओ ऐसा रिटर्न भरवाएगा क्यों, उसके पीछे एक लॉजिकल सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ। एओ ऐसा कुछ करवाएगा ही क्यों, वो क्यों करवाना चाहिए ऐसा कुछ, मैं आपको एक बहुत लॉजिकल सीक्वेंस बताता हूँ। देखिए ऐसा होता है कि पिछले 2 सालों से सीबीडीटी है ना, एक पर्टिकुलर एसएससी के अगेंस्ट में रेड फ्लैग दे रहा था कि इसका असेसमेंट करो, असेसमेंट करो। पर एओ बिजी था दूसरे असेसमेंट के अंदर में, तो ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का क्या कर दे, असेसमेंट कर दे। तो ऐसे केस में एओ इस साल वेट कर रहा था कि ये रिटर्न भरे और मैं इसका केस असेसमेंट के लिए उठाऊं, लेकिन उसने रिटर्न ही नहीं भरा। तो ऐसे केस में एओ क्या करता है, रिटर्न भरवाता है उससे 142(1) के अंदर में।
तो 142.1 को दो चीजों के लिए यूज किया जाता है। 142.1.1 कुछ लोगों से रिटर्न भरवाया जाता है। अगर आप चार्ट ध्यान से देखेंगे, अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, एओ उससे क्या करवा सकता है, रिटर्न भरवा सकता है। अगर उसने रिटर्न भरा है तो हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो 142.1.2 किसके लिए आती है बेटा, इंफॉर्मेशन के लिए आती है, उससे इंफॉर्मेशन भी कॉल की जा सकती है। बराबर है। अगर उसने प्यार से कोऑपरेट किया 143, अगर उसने रिटर्न नहीं भरा और मान लो एओ ने भी उससे रिटर्न नहीं भरवाया पर बाद में कभी एओ पकड़ लेता है, दूसरा असेसमेंट होता है यहाँ पे सर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। दूसरा असेसमेंट होता है सर यहाँ पे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। यस और नो। तो अब दिमाग में एक बात फिट कर लो, असेसमेंट कितने प्रकार की है सर, दो प्रकार की। असेसमेंट धरती पे कितने प्रकार की है, दो ही प्रकार की है। एक, अगर सारे कंप्लायंसेस कर रहे हैं, आप पूरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोऑपरेट कर रहे हैं, असेसमेंट विल बी रेगुलर असेसमेंट, स्क्रूटिनी असेसमेंट। अगर आपने कंप्लायंस नहीं किया तो फिर ये हो जाता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। फिर ये क्या हो जाता है बेटा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। यानी प्यार से मांगोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी बजा देंगे। प्यार से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी क्या कर देंगे, बजा देंगे। बराबर है। अब ये दोनों करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका टैक्स पेएबल या रिफंड ड्यू कंप्यूट करना। यानी एओ ये दोनों असेसमेंट करने के बाद क्या निकालेगा, ऑर्डर निकालेगा। ये दोनों चीजें करने के बाद वो क्या निकालेगा बेटा, ऑर्डर निकालेगा। राइट, आपका अमाउंट पेएबल का या तो रिफंड ड्यू का, अमाउंट पेएबल का या रिफंड ड्यू का आपको ऑर्डर निकालेगा। से यस, राइट। अच्छा जी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जरा देखिएगा। ऑफिसेज में आपने हमेशा देखा होगा, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है ना, हमारे बॉसेस खुद कहते हैं कि भाई तू एक काम कर, तू इसको पे कर और काम खत्म कर। मतलब इसके पीछे जबरदस्ती पड़ मत, डिपार्टमेंट ने जो निकाला है, नहीं तो वो और 2-4 साल के केसेस ओपन कर देगा। एक काम कर, पे कर, खत्म कर। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब भी ऑर्डर आता है आप उसको एक्सेप्ट करते हो, पे करते हो। जैसे ही आपने पे किया, असेसमेंट ऊपर, डिपार्टमेंट जो इनकम चाहता था आपने उतनी इनकम शो कर दिया, आपने उतना टैक्स पे कर दिया, पूरा विषय खत्म, एवरीथिंग सॉर्टेड, गॉन डन। यस और नो। दूसरा, हो सकता है कुछ एक्सपेंसेस आपने डिडक्शन बोल करके क्लेम किए, पर एओ बोलता है मैं इसका डिडक्शन दूंगा ही नहीं, एंड इट वाज अ ह्यूज एक्सपेंडिचर, एंड इट वाज अ ह्यूज एक्सपेंडिचर। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, अब मैंने क्या करना चाहिए, अब मैंने यू नो केस डालना चाहिए, मैंने हायर अथॉरिटीज के पास जाना चाहिए। तो अगर आपको एओ का ऑर्डर पसंद नहीं आया, आप बोलोगे चलो वापस से पूरा भारत मेरे साथ बोलेगा। अगर एओ का ऑर्डर पसंद नहीं आया तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे बेटा, बोलो जल्दी से, अब आप ये पूछोगे कि सर ये क्या होता है। भाई साहब, तीन ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। अगर एओ ने जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया 143 या 144 के अंदर में, आपको ये ऑर्डर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, सर डरने की कोई बात नहीं है। नहीं पसंद आ रहा, आप जाओ किसके पास, करने के लिए। मतलब अपील कर सकते हो आप हायर अथॉरिटीज के पास कि सर आपके लोअर अथॉरिटी ने जो ऑर्डर पास किया है ये मुझे पसंद नहीं आ रहा, आई डोंट लाइक दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, चेंज इट। दूसरा हो सकता है रेक्टिफिकेशन। देखिए, ऑर्डर जो पास कर रहा है वो भी कौन है सर, ह्यूमन ही है। भैया ऑर्डर जो पास कर रहा है वो भी कौन है, ह्यूमन ही है। तो वो क्या करेगा सर, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास कर देगा, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर डाल देगा। तीसरा हो सकता है रिवीजन। आप हायर अथॉरिटीज के पास जाते हो और हायर अथॉरिटीज के पास जाकर के बोलते हो कि सर मैंने क्या करना है, रिवीजन करना है, मैंने क्या करना है, रिवीजन करना है। यस, अच्छा जी, राइट। चलो, आपने रिटर्न भरा, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं एक बार, बस इस सीक्वेंस को लर्न कर लोगे ना सर, मोहब्बत हो जाएगी। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे को पर्सनली मैसेज करोगे कि बोलेगा सर विजय सर क्या सिखाया है। सर रिटर्न भरा, रिटर्न भरने के बाद समरी असेसमेंट में गया, समरी असेसमेंट होने के बाद एओ डिसाइड करेगा असेसमेंट करना है नहीं करना है। अगर असेसमेंट करना है वो इन्फॉर्मेशन मंगाएगा, कुछ लोगों से रिटर्न भरवाएगा, प्लस उनकी इन्फॉर्मेशन भी मंगाएगा। प्यार से मान गए, रेगुलर असेसमेंट करेगा, नहीं माने जबरदस्ती में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। असेसमेंट करने के बाद ऑर्डर पास करेगा, ऑर्डर पास करके एक्सेप्टेड है तो पे करो, काम खत्म करो। अगर आपको ऑर्डर पसंद नहीं आ रहा तो आप करो, क्या करो, करो, दैट इज अपील, रिवीजन और रेक्टिफिकेशन करो। बराबर है। इन फ्यूचर जब आप आगे जाओगे, इन फ्यूचर जब आप क्या करोगे बेटा, आगे जाओगे, राइट। इन फ्यूचर जब आप आगे जाओगे, हो सकता है डिपार्टमेंट को आपके खिलाफ कुछ मिले या डिपार्टमेंट को आपके खिलाफ कुछ भी ना मिले। बराबर है। अगर डिपार्टमेंट को फ्यूचर में 1 साल बाद, अब जनरली ऐसा कोई लिखित रूल नहीं है, पर जनरली जब तक अब जब असेसमेंट हो जाता है तो उसके बाद 2-3 साल तक के सेम असेसी का केस ओपन नहीं किया जाता, अनलेस एंड अनटिल सिस्टम बार बार ही रेड फ्लैग दिखा रहा है हर साल में। आर यू गेटिंग द पॉइंट। हर साल सिस्टम अगर रेड फ्लैग दिखा रहा है तब तो बात अलग है, अदरवाइज क्या करते हो आप, बार बार उन चीजों को ओपन नहीं करते। सो
अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट को फ्यूचर में भी चल के इसके खिलाफ कुछ नहीं मिला, तो यहाँ पे आपका पूरा असेसमेंट ओवर हो जाता है। आप जो दे रहे हो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, विषय खत्म। आप जो दे रहे हो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, विषय खत्म। लेकिन अगर फ्यूचर में डिपार्टमेंट को आपके खिलाफ कुछ मिल गया, तो डिपार्टमेंट ये चेक करेगा कि इज इट समथिंग बिग और इज इट समथिंग स्मॉल। इज इट समथिंग बिग और इज इट समथिंग स्मॉल। अगर ये बहुत बिग है तो डिपार्टमेंट रेड पे जा सकता है, दैट इज सर्च एंड सीजर पे जा सकता है। सर्च एंड सीजर को ही हम क्या कहते हैं, रेड कहते हैं। सर्च एंड सीजर को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, रेड कहते हैं, राइट। और अगर कुछ स्मॉल ही है, तो इस केस में रीअसेसमेंट होता है। इस केस में क्या होता है सर, रीअसेसमेंट होता है अंडर सेक्शन 147। मतलब अगर पहले असेसमेंट हो चुका होगा, या मान लो पहले असेसमेंट नहीं भी हुआ है, या मान लो पहले असेसमेंट नहीं भी हुआ है और अब एओ के ध्यान में ये इनकम आ गई है, तो क्या हो जाता है, रीअसेसमेंट हो जाता है। और रीअसेसमेंट होने के बाद आपके अगेन वही सर्कल वापस चालू हो जाता है। पे है, पे कर, पूरा असेसमेंट खत्म कर। इशू है, कर दे। आर यू गेटिंग द पॉइंट। चलो लास्ट टाइम हम लोग एक बार इसको फिर से देखते हैं। असेसी ने अपनी सेल्फ असेस करी इनकम को। सेल्फ असेस करने के बाद वो क्या करेगा, रिटर्न भरेगा। रिटर्न कहाँ जाएगा सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगा। इसका क्या होगा, मैंडेटरी समरी असेसमेंट होगा। समरी असेसमेंट होने के बाद आप क्या करोगे सर, इन्फॉर्मेशन मंगाओगे। इन्फॉर्मेशन समझ में आई, नहीं आई, समझ में आई रेगुलर असेसमेंट कर दो, नहीं समझ में आई आपके हाथ में दो पावर है, ऑडिट करवाओ या तो फिर क्या करवाओ, वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यू करवाओ। प्यार से मान गए 143, नहीं मान रहे, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, एओ आपकी बजा देगा। ऑर्डर निकला, एओ को, एओ ने ऑर्डर निकाला, आपको पसंद आया, एसएससी को पसंद आया, पे कर, खत्म कर, असेसमेंट ओवर। अगर एसएससी को पसंद नहीं आया, अगर एसएससी को पसंद नहीं आया, तो 3 ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म अवेलेबल है, अपील, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन। इसीलिए आप देखिए कभी भी ये चैप्टर इसी तरीके से चलेंगे। असेसमेंट होगा, असेसमेंट के बाद अपील होगा, रिवीजन होगा, रेक्टिफिकेशन होगा, और फ्यूचर में जाकर के अगर कुछ एसएससी के खिलाफ बड़ा मिल गया तो रेड भी हो सकती है। एंड हेंस आई सेड यू, ये चारों पांचों टॉपिक जो है ये एक साथ पढ़ने पड़ेंगे, तो आपको पूरा सीक्वेंस में मजा आएगा, पूरा एक साथ पढ़ने में मजा आएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट मालिक। चलिए इस चार्ट को मैं फिर से पढ़ाने लाऊंगा। अभी हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, दैट इज असेसमेंट प्रोसीजर। बराबर है। चैप्टर नंबर 4 दिखेगा आपकी फास्ट ट्रैक बुक के अंदर में। और भाई साहब जितने बच्चे नवंबर 23 या दिसंबर 23 एज द केस में भी सफल नहीं हो पाए हैं, प्लीज आप सब लोग उनको इस अभियान से जोड़े। उनको बोलना कि भैया कहीं उसको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां आ जाए और बस फटाफट पढ़ के अपना एग्जाम क्लियर कर ले। यस और नो सर। इतना सपोर्ट मैं पूरे भारत से मांगना चाहूंगा कि सर आप जितना ज्यादा इन वीडियोस को लाइक करेंगे, या जितने ज्यादा टेलीग्राम ग्रुप, लाइब्रेरीज या अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको सेंड करेंगे, तो सर ये उनके लिए भी अच्छा होगा और सर हमारे लिए भी अच्छा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। असेसमेंट प्रोसीजर हर बार की तरह, जैसा कि मैंने कहा आपको कि सर ये 10 मार्क तक का मैक्सिमम रेंज रखता है। 10 मार्क तक के इसको कभी भी पूछा जा सकता है। हर अटेम्प्ट के अंदर में, हर अटेम्प्ट के अंदर में एटलीस्ट एक बार तो भी आपको क्या होता है, हर अटेम्प्ट के अंदर में एक या दो क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। अब कौन कौन से सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ अमेंडमेंट है, राइट। इधर आइए। सबसे पहले 143(1) के अंदर में भी अमेंडमेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। 143(3) काम की चीज है, राइट। इसके बाद में 144 काम की चीज है सर। 142(2) स्पेशल ऑडिट काम की चीज है सर। उसके बाद में ये 147 की पूरी सीरीज, ये 147 की पूरी सीरीज है, ये काम की है। एंड दैट्स इट, इतनी चीजें आपकी काम की है। एक बार चेक कर लीजिए। एक छोटे से मोटिवेशन के साथ चालू करूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। एक बात समझिए, देखिए हमारा कई बार फेल का रिजल्ट आ जाता है। देखिए फेल का रिजल्ट मेरा खुद का आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हम सक्सेसफुल हैं या हम सक्सेसफुल नहीं है। यस, हम बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। एक फेल या पास का रिजल्ट आपकी जिंदगी डिसाइड नहीं कर सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। एक पास या फेल का रिजल्ट आपकी जिंदगी डिटरमाइन नहीं कर सकता। आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, आप कितना ज्यादा अपना देना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, वो बात। रही बात सक्सेस या फेलियर की, तो वो आराम से हो जाएगा। कई लोग ऐसे होंगे जिनका अभी जो नवंबर 23 वाला एग्जाम होगा उसके अंदर में फेल का रिजल्ट आ जाएगा, और वो वापस से सोचने लग जाएंगे कि यार हमने ये एग्जाम देना चाहिए कि नहीं। 10 बार मन ऐसा करेगा कि यार छोड़ देते हैं, चलना यार छोड़ देते हैं, अब नहीं हो रहा। यार इतने आसानी से तो महाभारत भी खत्म नहीं हुई थी मेरे भाई, इतने आसानी से तो महाभारत भी खत्म नहीं हुई थी। चाहते तो भगवान एक दिन में खत्म कर देते थे उसको, शायद एक दिन भी मैं बहुत बड़ी बात करता हूँ, शायद उससे पहले ही खत्म कर देते थे।
लेकिन ना भगवान हमेशा टेस्ट करना चाहते हैं कि यार आपकी बड़ी सफलता हैंडल करने के लिए क्या आपके पास उतना पेशेंस है या नहीं, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, इट्स ऑल द गेम इज ऑल अबाउट पेशेंस। जब भी थका हुआ महसूस करो, जब भी हारा हुआ महसूस करो, सबसे पहली बात तो जाओ फ्रेश, अपना पूरा बॉडी के ऊपर अगर पॉसिबल है तो थोड़ा फ्रेश हो जाओ, नहीं नहाए हो तो नहा लो, या फिर एटलीस्ट फ्रेश हो जाओ। और यहां से आने के बाद बिल्कुल शांत मन से बैठना, और अपने जहां पे भी आप पढ़ रहे हो, स्टडी टेबल समथिंग समथिंग समथिंग, वहां पे लिख के रखना, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। अगर मैं नहीं कर सकता तो कोई और कैसे कर सकता है, और अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। इफ नॉट मी देन हु, एंड नॉट नाउ देन व्हेन। और अगर आज नहीं करना है तो कब करना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा सर, आपके एग्जाम को लेस देन 160 डेज बचे हुए हैं, आप काउंट कर सकते हैं। आपकी एग्जाम को लेस देन 160 डेज बचे हुए हैं और आप काउंट कर सकते हैं, इफ यू आर गिविंग फॉर May 24 अटेम्प्ट एंड इफ यू आर गिविंग फॉर November 24 अटेम्प्ट, तो भी आपके पास टाइम कम है, लुकिंग एट टू द सिलेबस। तो सर आपने क्या करना चाहिए, आपने सर फोकस करना चाहिए और अपने आप से रोज ये सवाल पूछना चाहिए, नॉट नाउ देन व्हेन, नॉट मी देन हु। ये आपने सवाल पूछना ही चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं बेटा सेल्फ असेसमेंट से। आप सभी जानते हैं हम लोग जब अपना रिटर्न सबमिट करते हैं, हम लोग जो अपना क्या करते हैं बेटा, रिटर्न सबमिट करते हैं। रिटर्न सबमिट करने से पहले हम लोग एक टैक्स भरते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इनकम टैक्स जो है ना बेटा, ये पूरा का पूरा सेल्फ असेसमेंट लॉ है। दैट मीन्स इनकम टैक्स आपको राइट देता है कि आप अपनी इनकम सेल्फ असेस करें, आप अपनी इनकम खुद निकालें एज पर द इनकम टैक्स लॉ, राइट। इस सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे जो भी आपका टैक्स आ रहा है, जो भी आपका इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी आपका फीस पेबल आ रहा है, आप उसे क्या करें, पे करें। ये कब पे करना होता है सर, रिटर्न भरने के पहले ही। आप सभी लोगों ने ऑफिस के अंदर में काम किया है, रिटर्न भरने के टाइम पे जो भी टैक्स पेबल आता है, हम क्लाइंट से उतना अमाउंट पे करवा देते हैं, चलन की डिटेल रिटर्न में डाल देते हैं कि भैया इतना सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड, तो टैक्स पेबल में से इतना टैक्स पेड बताते हैं, और रिटर्न जो जाता है वो काय का जाता है बेटा, नील का जाता है। याद आ रहा है आपको। तो सेक्शन 140A सेल्फ असेस करने बोलता है आपकी इनकम टैक्स को, इंटरेस्ट को, फीस को, और इस सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे करने बोलता है वो रिटर्न भरने से पहले। यस और नो। फर्दर ध्यान से सुनिए, जब आप ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे होते हैं, इसमें से आपका अगर कोई टीडीएस कट हुआ है तो वो आप माइनस कर सकते हैं, आपको अगर कोई एडवांस टैक्स पे किया हुआ है तो वो आप माइनस कर सकते हैं, आपका अगर कोई रिलीफ, मैट रिलीफ अवेलेबल है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट या मैट रिलीफ अवेलेबल है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो सर, माइनस कर सकते हो। एंड नेट अमाउंट आपको क्या करना पड़ता है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोल करके पे करना पड़ता है। अब आपके मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठना चाहिए कि सर मान लीजिए, इफ आई हैड पेड माय टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट एंड फीस टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड लेट्स से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेस माय इनकम, व्हाट दे विल फर्स्ट एडजस्ट। लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लीजिए 8,000 मेरा टैक्स था, 1,000 इंटरेस्ट था, 1,000 फीस था। अब ये मैंने सबमिट कर दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से मेरी लाइबिलिटी आई 15,000 रुपए। अब 15,000 में से 10,000 मैंने पेड है, वो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एडजस्ट करेगा, हाँ या ना। तो वो पहले क्या एडजस्ट करेगा, टैक्स पेबल एडजस्ट करेगा, इंटरेस्ट एडजस्ट करेगा, या फीस एडजस्ट करेगा। वेल माय फ्रेंड्स, लॉ कहता है सबसे पहले वो फीस एडजस्ट करेंगे, फीस के बाद वो इंटरेस्ट एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद कुछ बचा तो वो टैक्स में एडजस्ट करेंगे। यस। क्यों? क्योंकि इससे आपका जो बैलेंस टैक्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट रिकम्प्यूट होगा। तो जब वो आपने जब भी पे कर दिया, वो लोग इसको फर्स्ट कैसे एडजस्ट करेंगे, पहले वो फीस में एडजस्ट करेंगे, देन वो इंटरेस्ट में एडजस्ट करेंगे, देन ही वो काय में एडजस्ट करेंगे, टैक्स में एडजस्ट करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो एवरी टाइम यू हैव टू सेल्फ असेस द इनकम, यू हैव टू कंप्यूट द टैक्स ऑन दैट इनकम, इंटरेस्ट एंड फीस पेबल। इसमें से आप रट मत माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? रट मत। आर रिलीफ अंडर सेक्शन 8990, 89 के अंदर में आपको सैलरी से रिलेटेड रिलीफ है, दैट इज अरियर्स ऑफ सैलरी से रिलेटेड रिलीफ है। 9091 के अंदर में जो आप फॉरेन में टैक्स पे कर रहे हैं, डीटीडब्ल्यूए क्रेडिट जिसको बोलते हैं, वो रिलीफ आप माइनस करेंगे। यस। दूसरा, आर इज इक्वल्स टू रिलीफ, ए इज इक्वल्स टू एनी एडवांस टैक्स पेड, टी इज इक्वल्स टू टीडीएस टीसीएस, मैट इज इक्वल्स टू मैट एंड एएमटी क्रेडिट। अब ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैंने कहा क्या, जो भी आपका टैक्स पेबल आ रहा है इसमें से आपको रट मत माइनस करना है। क्या माइनस करना है, बोलो जल्दी से। रट मत, आपको क्या करना है, माइनस। आर रिलीफ, ए एडवांस टैक्स, टी टीडीएस, एंड मैट इज एएमटी और मैट क्रेडिट। ये आपको क्या करना है सर, माइनस करना है, राइट। और आपको इसे पे कर देना है। आप जब भी इसे पे करेंगे, पहले वो फीस में एडजस्ट करेंगे, फिर वो इंटरेस्ट में एडजस्ट करेंगे, फिर वो टैक्सेस में एडजस्ट करेंगे। यस और नो? चलिए चेक करिए। वेयर एनी टैक्स इंटरेस्ट और फीस इज पेबल
by the assessee on the basis of return of income required to be furnished under section 139 or 142 or 148. The assessee is required to pay the tax before filing ROI after considering advance tax, TDS, TCS, MAT credit, relief in any, along with interest payable under section 191 subsection 2. तो आप क्या करेंगे, ये सब माइनस करेंगे. वेयर द अमाउंट पेड बाय एसएससी फॉल शॉर्ट ऑफ द एग्रीगेट टैक्स, आपने जो पे किया और डिपार्टमेंट ने जो निकाला, अगर ये फॉल शॉर्ट हो रहा है, द अमाउंट सो पेड शैल बी फर्स्ट एडजस्टेड टुवर्ड्स फीस, then adjusted towards interest, and the balance if any shall be adjusted towards tax payable. और हर टॉपिक के साथ साथ मैं इस चैप्टर के भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करूंगा, लिखने बोलूंगा, और आप मेरे साथ क्या करेंगे, उस चीज को लिखेंगे भी. आप मेरे साथ क्या करेंगे सर, उस चीज को लिखेंगे भी. तो चेक करिए सर, आ जाओ. राइट, या एक काम करते हैं, लिखने वाला जो पार्ट है ये पूरा एक साथ कंप्लीट करते हैं एक सेक्शंस कंप्लीट होने के बाद. तो लिखा दूंगा, डोंट वरी, लिखने वाला पार्ट पूरा एक साथ कंप्लीट करेंगे. चार्ट में वापस आइए मेरे साथ बार बार. सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने आपने क्या किया सर, सबसे पहला स्टेप सेल्फ असेसमेंट टैक्स निकाल दिया सेक्शन 140 ए के हिसाब से, बराबर है. सेक्शन 140 ए के हिसाब से आपने क्या कर दिया, टैक्स निकाल दिया. इसके बाद आप क्या सबमिट करेंगे सर, रिटर्न सबमिट करेंगे. रिटर्न के पूरे प्रोविजन हमने 139 से लेके 140 तक के देख लिए. यस और नो. ये रिटर्न कहाँ जाएगा सर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाएगा. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अज्यूम करते हैं कि आपका रिटर्न चले गया. अकॉर्डिंगली टीडीएस टीसीएस के रिटर्न ट्रेसेस में जाएंगे और आपके अदर इनकम के रिटर्न सीएएसएस में आएंगे. यहां रिटर्न भरने के बाद क्या होता है, समरी असेसमेंट. तो आइए नेक्स्ट सेक्शन आपका पढ़ के होना चाहिए, दैट इज समरी असेसमेंट. नेक्स्ट चैप्टर आपका होना चाहिए कौन सा बेटा, समरी असेसमेंट 143(1). अब आते हैं सेक्शन 143 समरी असेसमेंट की ओर. एक बार चेक करो, डन है सर. आइए, अब ये समरी असेसमेंट क्या होता है, ऑल दोज रिटर्न विच हैज बीन फाइल्ड, इनका ऊपर क्या होता है सर, समरी असेसमेंट होता है. ये जो समरी असेसमेंट होता है ये 143 सबसेक्शन 1 के अंदर में होता है. यस, समरी असेसमेंट के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, समरी असेसमेंट किया क्यों जाता है और इसके मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर. समरी असेसमेंट के मेजर 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं. पॉइंट नंबर 1, टू रेक्टिफाई एनी अर्थमेटिकल एरर. अगर जो आपने रिटर्न भरा है इसमें अगर कोई अर्थमेटिकल एरर है तो वो क्या कर देना, रेक्टिफाई कर देना. दूसरा, रेक्टिफाई द इनकरेक्ट क्लेम. अगर आपने कोई इनकरेक्ट क्लेम कर लिया है, मतलब मान लीजिए आपको डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए पर आपने क्या कर दिया है, क्लेम कर दिया है, तो वो उसको क्या करेगा, सही करेगा. तीसरा, डिसअलाउंस ऑफ लॉसेस इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट. हम सेट ऑफ चैप्टर के अंदर में पढ़ते हैं कि भैया अगर रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट सबमिट किया गया है तो फिर वो लॉसेस आपको सेट ऑफ करने नहीं मिलते. तो ऐसे कोई लॉसेस है जो आपने रिटर्न फाइलिंग रिटर्न आपने टाइम पे फाइल नहीं किया बट फिर भी आपने लॉस क्लेम किया है, तो ऐसे लॉसेस आपको क्या कर दिए जाएंगे, डिसअलाउ कर दिए जाएंगे. डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन इनकम एज मेंशन इन द ऑडिट रिपोर्ट. जिन जिन लोगों के ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है इनके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर में दो मेंशनिंग होता है. एक, पहला, ऐसे एक्सपेंसेस जो डिसअलाउ होने चाहिए. दूसरा, ऐसे इनकम जो क्या होनी चाहिए, कंसिडर होनी चाहिए. तो ऐसे लॉसेस एंड इनकम को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है. डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA और चैप्टर 6A पार्ट सी इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम. चैप्टर 6A पार्ट सी के कई डिडक्शन ऐसे हैं जिसका आपको बेनिफिट नहीं मिलता अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो चलिए वापस से देखते हैं. वेन एवर द रिटर्न इज फाइल्ड, यस, वेन एवर द रिटर्न इज फाइल्ड, 5 एडजस्टमेंट उस रिटर्न के साथ सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा. याद रखिए ये जो असेसमेंट होता है जिसको हम कहते हैं समरी असेसमेंट, ये कोई ह्यूमन नहीं करता, ये सिस्टम करता है. CASS या ट्रेसेस, ये सिस्टम करता है. और क्या एडजस्टमेंट करता है सर, 5 एडजस्टमेंट होती है. पहला, अर्थमेटिकल एरर. दूसरा, इनकरेक्ट क्लेम. तीसरा, डिसअलाउंस ऑफ लॉसेस if return is filed after the due date. Disallowance of deduction in chapter 6 a part C if return is filed after the due date. Increase in income और डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर एज मेंशन इन ऑडिट रिपोर्ट. ये 5 एडजस्टमेंट करने के बाद अमाउंट पेबल या रिफंड ड्यू निकलता है. क्या होता है बेटा, ये 5 एडजस्टमेंट करने के बाद अमाउंट पेबल या रिफंड ड्यू निकलता है. अब अगर रिफंड आ रहा होता है, दैट रिफंड इज इमीडिएटली ग्रांटेड. और अगर कोई अमाउंट ड्यू आ रहा है,
राइट, कुछ अमाउंट पेबल आ रहा है, तो इसके अगेंस्ट में आपको इंटीमेशन इशू होता है। इसके अगेंस्ट में क्या इशू होता है? इंटीमेशन इशू होता है। हम आगे चल के देखेंगे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड इंटीमेशन। इसके पहले मैं जब बात कर रहा था ऑर्डर की बात कर रहा था, और अब जो मैं बात कर रहा हूं वो इंटीमेशन की बात कर रहा हूं। तो इस सवाल को अपने अंदर रखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटीमेशन एंड ऑर्डर, राइट। यहां पे आपको इंटीमेशन इशू होता है, और ये इंटीमेशन आपको रिक्वायर करता है कि भैया आप क्या करें, इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें, राइट। तो सिस्टम में अपने तरीके से क्या कर दिया, एडजस्टमेंट निकाल करके दे दिया। अब आपको क्या किया जाता है, इंटीमेशन इशू किया जाता है, और इंटीमेशन के बाद वेट किया जाता है आपके आंसर का। आपको 30 डेज मिलते हैं इस इंटीमेशन के ऊपर रिप्लाई करने का, बराबर है। अगर आपने कुछ रिप्लाई किया तो सिस्टम अकॉर्डिंगली एडजस्ट करेगा उनको देख करके, और अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो जो इंटीमेशन निकला है, जितने एडजस्टमेंट उनके अंदर में बोले हैं, वो एडजस्टमेंट करके आपको फाइनल पेबल या रिफंड ड्यू निकाल दिया जाएगा। यस और नो। जनरल रूल ये है जब भी कोई रिफंड आ रहा है वो आपको तुरंत दिया जाए। हालांकि एओ को अगर ऐसा लगता है कि भैया रिफंड देना ये प्रॉब्लम हो सकता है फॉर द रेवेन्यू, तो ऐसे केस में आपके रिफंड को क्या किया जा सकता है, हेल्ड भी किया जा सकता है। तो चलिए आइए एक एक पॉइंट देखते हैं समरी असेसमेंट का। अब अमेंडमेंट क्या आया है, फाइनेंस एक्ट 2023 से समरी असेसमेंट के टाइम लिमिट में अमेंडमेंट आया है। समरी असेसमेंट के टाइम लिमिट में अमेंडमेंट आया है, तो हमें ये देखना होगा कि इंटीमेशन कब तक इशू हो सकता है, उसके टाइम लिमिट के अंदर में क्या आया है, अमेंडमेंट आया है। तो चलिए चेक करिए, वेयर अ रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड, देखो वर्ड क्या लिखा है, वेयर अ रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड। तो अब एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल आप सभी से पूछता हूं, वर्ड लिखा है वेयर अ रिटर्न हैज बीन फर्निश्ड, अगर रिटर्न फर्निश्ड नहीं किया तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं समरी असेसमेंट हो ही नहीं सकता? बात समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल पूछा है मैंने। लॉ कहां से चालू हो रहा है, वेयर द रिटर्न इज फर्निश्ड, यानी क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि अगर आपने रिटर्न फर्निश नहीं किया तो समरी असेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है? द आंसर इज करेक्ट। अगर आपने रिटर्न सबमिट नहीं किया तो आपका समरी असेसमेंट हो ही नहीं सकता। चेक कीजिए, वेयर अ रिटर्न हैज बीन फाइल्ड अंडर सेक्शन 139 और 142 सच रिटर्न शैल बी प्रोसेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर। अगर आप वर्ड देखेंगे तो क्या लिखा है, सच रिटर्न विल बी प्रोसेस्ड। सर कौन प्रोसेस करता है सर, सिस्टम प्रोसेस करता है। या तो ये ट्रेसेस में प्रोसेस होता है, या तो ये CASS में प्रोसेस होता है। किस में प्रोसेस होता है बोलो जल्दी से, CASS के अंदर में क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो रिटर्न प्रोसेस किया जाएगा। टोटल इनकम और लॉस शैल बी कंप्यूटेड, सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करेगा, आपका टोटल इनकम या टोटल लॉस कंप्यूट करेगा, राइट। आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट, कितने एडजस्टमेंट होंगे, 5, इसको लर्न करना है, 5 एडजस्टमेंट होंगे। अर्थमेटिकल एरर, इनकरेक्ट क्लेम, ये 2 हो गए पहले। तीसरा, डिसअलाउंस ऑफ लॉस, डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन इफ रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट। लास्ट, ऑडिट रिपोर्ट, इंक्रीज इन इनकम और डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर एज मेंशन्ड इन ऑडिट रिपोर्ट। ये 5 चीजों को आपको याद रखना है, यही आंसर का मेन पार्ट है। सो कौन कौन से एडजस्टमेंट किए जाएंगे, पहला अर्थमेटिकल एरर, दूसरा इनकरेक्ट क्लेम, तीसरा डिसअलाउंस ऑफ लॉस इफ आरओआई इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, चौथा डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन इफ द रिटर्न इज फाइल्ड आफ्टर द ड्यू डेट, पांचवा डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर और इंक्रीज इन इनकम एज मेंशन्ड इन ऑडिट रिपोर्ट। यस, बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट इंटीमेशन इज गिवन टू द असेसी, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले आपको इंटीमेशन इशू किया जाएगा और आपको 30 दिन मिलते हैं इसको रेक्टिफाई करने के लिए, राइट। बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड इंटीमेशन इज गिवन टू असेसी, yes, of such adjustment. The response received from the assessee, if any, shall be considered before making any adjustment. In case where no response is received within 30 days, such intimation and adjustment shall be made. अगर 30 दिन के अंदर में आपने कोई रिप्लाई नहीं किया, ये एडजस्टमेंट कर दी जाती है और आपको फाइनल इंटीमेशन क्या किया जाता है, इशू कर दिया जाता है। अच्छा जी, क्या किया जाएगा सर, क्या किया जाएगा, the tax, interest and fees if any payable और refund due shall be computed। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद या तो आपका टैक्स पेबल आएगा या तो आपका अमाउंट ड्यू आएगा, दोनों में से एक चीज हो सकती है, या तो रिफंड ड्यू आएगा, एज द केस मे बी, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम कंप्यूटेड एंड इंटीमेशन इज सेंट, आपको क्या किया जाता है, इंटीमेशन सेंट किया जाता है। कुछ बातें, जितना आपने एडवांस टैक्स पे किया है, कोई फॉरेन टैक्स क्रेडिट है, ये इंटीमेशन में अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। ये इंटीमेशन में क्या हो जाता है मालिक, एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो आओ, द रिफंड ड्यू टू असेसी शैल बी ग्रांटेड इमीडिएटली, अगर
अब नए लॉ के हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर कोई रिफंड होता है वो ग्रांट कर दिया जाता है। आपको भी पता है सर, क्लाइंट जो है, अब पहले एक जमाना था जब आर्टिकलशिप हम लोग कर रहे थे तब, अब तो खैर क्या होता है सर, 15-15 दिन के अंदर में रिफंड आ जाते हैं। बहुत हो गया 1 महीने के अंदर में क्या कर दिया जाता है, रिफंड इशू कर दिया जाता है। यस और नो? बहुत हो गया 1 महीने के अंदर में क्या कर दिया जाता है, रिफंड इशू कर दिया जाता है। अब हमने कहा ये इंटीमेशन इशू हो जाना चाहिए। सर ये इंटीमेशन कब तक के इशू हो जाना चाहिए? भाई ये इंटीमेशन का कोई टाइम लिमिट है क्या? ये इंटीमेशन कब तक के इशू हो जाना चाहिए? द इंटीमेशन शैल बी इशूड विद इन 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ROI इज फाइल्ड। तो इंटीमेशन कब तक के इशू करना है? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। जब रिटर्न फाइल किया, रिटर्न फाइलिंग के फाइनेंशियल ईयर एंड से 9 months के अंदर में ये होना चाहिए। मतलब मान करके चलिए, for the financial year 22-23, that is assessment year 23-24, ROI filed on 30th July 2023। इंटीमेशन कब तक आ सकता है? अब बताइए, फाइनेंशियल ईयर एंड कब माना जा रहा है? 31 मार्च 2024। जिस साल रिटर्न भरा उस साल का फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो गया? 31 मार्च 2024। हाँ या ना? सोच समझ के बताइए। यस। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने क्या किया, 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड, रिटर्न आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आया, से यस, राइट। अब आपका इंटीमेशन कब तक इशू होना चाहिए? अब आपका इंटीमेशन कब तक इशू होना चाहिए? नॉइस आ रहा है कुछ सर? नहीं ना आ रहा है? ओके, 2 मिनट की बात है। इंटीमेशन कब तक इशू होना चाहिए? यहां से कितने मंथ्स के अंदर में? 9 months के अंदर में हो जाना चाहिए। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी आप क्या कह सकते हैं, 31 दिसंबर 2024 तक के आपको क्या इशू हो जाना चाहिए? इंटीमेशन इशू हो जाना चाहिए। सर ये इंटीमेशन आया और मान लीजिए इस इंटीमेशन में मेरे को और अमाउंट पेएबल आ गया, मुझे नहीं लगता मेरे को और अमाउंट पे करना चाहिए, मैंने मेरे जो कैलकुलेशन किए थे वो एकदम बराबर है। क्या इस इंटीमेशन के खिलाफ मैं कोई एक्शन ले सकता हूँ? क्या इस इंटीमेशन के खिलाफ मैं हायर अथॉरिटीज में जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो सर। इस इंटीमेशन के खिलाफ आप अपील में जा सकते हो, इस इंटीमेशन के खिलाफ रेक्टिफिकेशन में जा सकते हो। मतलब ये जो इंटीमेशन हुआ है, आप अपील में जा सकते हो, आप इस इंटीमेशन के अगेंस्ट में रेक्टिफिकेशन में जा सकते हो। पर मेरे फ्रेंड, रिविजन में अलाउड नहीं है, रिविजन में आप नहीं जा सकोगे। मन में सवाल उठना चाहिए, इंटीमेशन के अगेंस्ट में रिवीजन में क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि सर रिवीजन सिर्फ ऑर्डर का हो सकता है, इंटीमेशन का नहीं। कम ऑन, कम अगेन। रिवीजन सिर्फ ऑर्डर का हो सकता है, इंटीमेशन का नहीं। रिवीजन सिर्फ ऑर्डर का हो सकता है, इंटीमेशन का नहीं। गेटिंग द पॉइंट? तो चलिए वापस से चलते हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, वेन एवर द रिटर्न इज फाइल्ड, रिटर्न फाइल करने के बाद क्या किए जाएंगे? रिटर्न में 5 एडजस्टमेंट किए जाएंगे। कौन से 5 एडजस्टमेंट होंगे? जल्दी जल्दी बोलो, कौन से 5 एडजस्टमेंट होंगे? पहला, arithmetical error, incorrect claim, disallowance of losses, disallowance of deduction if return is filed after the due date, increase in income or disallowance of expenditure as mentioned in audit report, as mentioned in audit report. Are you getting the point? Yes. अच्छा जी सर, ध्यान से सुनना। आपको इंटीमेशन इशू किया जाएगा 30 दिन का। आपको क्या इशू किया जाएगा? इंटीमेशन इशू किया जाएगा 30 दिन का, राइट। इसके बाद क्या होगा? रेक्टिफाई होगा, अमाउंट पेबल रिफंड ड्यू आएगा। ये इंटीमेशन कब तक इशू होना चाहिए? 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच ROI इज फाइल्ड। इसके खिलाफ अपील हो सकता है, इसके खिलाफ रेक्टिफिकेशन हो सकता है, इसके खिलाफ रिविजन पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस मालिक। चलो, लिखने का काम पूरा एक साथ करेंगे, डोंट वरी। अब आते हैं वापस से कहां पे सर? इनकम टैक्स अथॉरिटी पे। इसको बार बार मैं लेके आ रहा हूं, ध्यान से समझना। हाँ, आपने रिटर्न भरा, रिटर्न चैप्टर हम पहले देख लिए। रिटर्न भरने के बाद क्या हुआ? समरी असेसमेंट हुआ। समरी असेसमेंट होने के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोचेगा आपका असेसमेंट करना है या नहीं करना। नहीं करना तो असेसमेंट चैप्टर पूरा का पूरा यही खत्म, विषय खत्म। जो आपने दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो एक्सेप्ट कर लिया, मैटर यही खत्म। ओके। दूसरा दूसरा मान करके चल लो, अगर एओ क्या करता है, अगर एओ डिसाइड करता है कि हाँ चलो असेसमेंट करना है, तो आपने जो रिटर्न भरा ये तो सिर्फ समराइज स्टेटमेंट था ना मालिक। आपने जो रिटर्न भरा ये तो सिर्फ समराइज स्टेटमेंट था।
अब उसको इंफॉर्मेशन भी चाहिए ना, जिसके बेसिस पे आपने कंप्यूटेशन किया है। आपने कुछ बिल देख के कंप्यूटेशन किया होगा, आपने भी कैश फ्लो फंड फ्लो देख करके कुछ अपनी इनकम कंप्यूट करी होगी, राइट? तो हमारे को भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए। प्लस ऐसा हो सकता है कुछ लोगों से 2 साल से रेड फ्लैग आ रहा था कि इनका क्या करो, इनका असेसमेंट करो, इनका असेसमेंट करो, इनका असेसमेंट करो, लेकिन आप टाइम के चक्कर में असेसमेंट कर ही नहीं पा रहे थे, एओ के पास टाइम ही नहीं था असेसमेंट करने के लिए। तो ऐसे केस में क्या होता है मालिक, नेक्स्ट सेक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट सेक्शन इज 142(1). यस। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने पहले आपको 143 पढ़ा दिया और फिर 142 पढ़ाया। इनकम टैक्स में सेक्शन का सीक्वेंस वैसा नहीं है कि इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद वैसे ही पढ़ना है। आप अगर इसको लॉजिकली पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा। यानी अब आपको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन 142(1). कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन 142(1). अब ये 142(1) क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। 142(1) आपको दो पावर देता है। 142(1)(1) एओ चाहे तो किसी असेसी से रिटर्न भरवा सकता है। मतलब 139 में जो रिटर्न भरना है वो तो है ही है, अगर 142 का नोटिस आता है तो भी असेसी को क्या करना पड़ता है, रिटर्न भरना पड़ता है। यस। तो रिटर्न दो तरीके से, वॉलेंट्रीली 139 और एओ मैंडेटरीली किसी से रिटर्न भरा सकता है 142। यस, एओ मैंडेटरीली किसी से रिटर्न भरवा सकता है 142। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो लेट अस स्टार्ट। इस सेक्शन को कहा जाता है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, क्योंकि कोई भी असेसमेंट करने से पहले एओ को क्या चाहिए बेटा, उस बारे में इंक्वायरी चाहिए, उस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। ये इंफॉर्मेशन कहां से निकलती है भाई साहब, इस सेक्शन से निकल सकती है। तो 142(1)(1) कुछ लोगों से क्या भरवाएगा, रिटर्न भरवाएगा। चेक करिए, राइट। 142(1) कुछ लोगों से क्या करवाएगा, रिटर्न भरवाएगा। 142(1)(2) कुछ लोगों से क्या करवाएगा, इंफॉर्मेशन मंगवाएगा। अच्छा जी सर। सर, ये जो रिटर्न भरना होता है ये कौन से फॉर्म में भरा जाता है? ये अगेन आईटीआर्स में ही भरा जाता है। सर, ये जो रिटर्न होता है ये कब तक के भरना होता है? नोटिस के अंदर में लिखा होता है कि आपको कब तक के सबमिट करना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग असेसमेंट, AO shall, for the purpose of making assessment, AO shall require the assessee to file return. 142(1)(1) filing of return. If assessee has not filed ROI, AO shall require the assessee to file return in the prescribed time in the prescribed manner. तो AO खुद उस नोटिस के अंदर में लिख करके देता है आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कितने टाइम लिमिट तक के भरना है, किस मोड में सबमिट करना है, राइट। द रिटर्न सो फाइल्ड शैल डीम टू बी रिटर्न फाइल्ड अंडर 139। ये भी जब आपको रिटर्न सबमिट करते हैं तो ये अज्यूम किया जाता है कि आपने 139 की प्रोविजन के अंदर ही, दैट इज वॉलंटरीली ही, आपने क्या किया है, रिटर्न को सबमिट किया है। गेटिंग द पॉइंट? अच्छा जी सर। अब कुछ लोगों से क्या करेगा, वो इंफॉर्मेशन मंगाएगा। कुछ लोगों से क्या करेगा मालिक, वो बताओ जल्दी से, इंफॉर्मेशन मंगाएगा, राइट। बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन मंगाएगा? सर, हर तरह के इन्फॉर्म, जिस बेसिस पे आपने अपनी इनकम कंप्यूट की है, जिस बेसिस पे आपने एक्सपेंसेस क्लेम किए हैं, आपने असेट्स रिकॉग्नाइज किए हैं, वो कोई भी तरीके की क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन मंगा सकता है। जनरली जनरली राइट, मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन आप मंगाते हैं वो 3 इयर्स प्रायर टू प्रीवियस ईयर की मंगाते हैं। जनरली जो इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है वो 3 इयर्स प्रायर टू प्रीवियस ईयर मंगाते हैं, राइट। सो 142(1)(2) प्रोड्यूसिंग द इंफॉर्मेशन to produce or cost to produce such accounts documents as the AO may require, including statement of asset and liabilities for not more than 3 years prior to previous year। तो किसी भी डिटेल्स आपको मंगाई जा सकती है, इसके पहले के सालों की भी डिटेल मंगाई जा सकती है, बट जनरली नॉट मोर देन 3 प्रायर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस अप्रूवल ऑफ जेसी, जेसी मतलब क्या था बेटा, ज्वाइंट कमिश्नर। प्रीवियस अप्रूवल ऑफ जेसी इज रिक्वायर्ड इफ डिटेल्स ऑफ ऑल असेट एंड लाइबिलिटीज आर रिक्वायर्ड नॉट इंक्लूडेड इन अकाउंट। अब आप सभी जानते हैं कि भैया जो असेट्स की वैल्यू बहुत डाउन होती है या 100% डेप्रिशिएट हो जाती है, वो असेट तो कंपनी के पास होते हैं लेकिन उन असेट्स को हम ऑफ बैलेंस शीट असेट बना देते हैं। तो ऑफ बैलेंस शीट असेट एंड लाइबिलिटीज अगर कुछ होगी, इसके रिकॉर्ड्स भी अगर आपको मंगाने हैं, ज्वाइंट कमिश्नर से अप्रूवल लीजिए और ये रिकॉर्ड्स भी आप तक के पहुंच सकते हैं। ज्वाइंट कमिश्नर से अप्रूवल लीजिए और ये रिकॉर्ड्स भी क्या हो सकते हैं सर, आप तक के पहुंच सकते हैं। यस और नो? दिस नोटिस कैन बी इशूड विदाउट एनी टाइम लिमिट, बट ऑब्वियसली बिफोर कंप्लीशन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ असेसमेंट। ये जो नोटिस है 142(1) की, ये कभी भी इशू हो सकती है। लॉ में इसको भेजने का कोई टाइम लिमिट लिखा हुआ नहीं है, पर हाँ, लॉ में ये जरूर लिखा है कि असेसमेंट कब कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो असेसमेंट अगर आपको कंप्लीट करनी है मतलब इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। यस, नोटिस भेजने का कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन असेसमेंट टाइम लिमिट खत्म होने से पहले ही आप क्या चाहोगे, इन्फॉर्मेशन चाहोगे। इसीलिए लिखा है देयर इज नो टाइम लिमिट टू सेंड द नोटिस, बट ऑब्वियसली बिफोर कंप्लीशन ऑफ टाइम लिमिट ऑफ असेसमेंट अंडर 153(1). यस।
assessee shall be given an opportunity of being heard in respect of material gathered. अगर कोई अपना मटेरियल गैदर हुआ है राइट इसके खिलाफ असेसी के खिलाफ तो उसको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दी जाती है, उसको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाता है और इस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे ही क्या होता है एओ आगे बढ़ेगा। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी तो। एओ ने रिटर्न भरने बोला था, रिटर्न नहीं भरा। एओ ने इंफॉर्मेशन मंगाई थी, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, नहीं क्या हो जाएगा ये भी तो समझो। सर पहला कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपकी बजा देगा, दैट इज अब जो आप पे असेसमेंट होगी वो होगी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब जो आप पे असेसमेंट होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने रिटर्न भरने बोला था रिटर्न नहीं भरा या इन्फॉर्मेशन देने बोली थी इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जो असेसमेंट आपके ऊपर होगी वो होगी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। दूसरा, एओ का ऑर्डर न मानने के लिए 10,000 ईच सच डिफॉल्ट, 10,000 रुपीज ईच सच डिफॉल्ट की आपको क्या लग सकती है सर, पेनल्टी लग सकती है। यस, आपको जेल हो सकती है 1 साल की, दैट इज प्रोसिक्यूशन हो सकता है आपके ऊपर कितने का बेटा, 1 साल के ऊपर, 1 साल तक आपके प्रोसिक्यूशन हो सकता है। आपके ऊपर सर्च एंड सीजर भी हो सकती है अंडर सेक्शन 132, आपके ऊपर सर्च एंड सीजर भी हो सकती है 132 के तहत। तो 4 कॉन्सिक्वेंसेज है अगर आपने 142 का ऑर्डर नहीं माना। पहला कॉन्सिक्वेंसेज है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेज है पेनल्टी लग सकती है कितनी की बेटा, 10,000 रुपए ईच सच डिफॉल्ट की। प्रोसिक्यूशन हो सकता है कितना, 1 साल तक का, या फिर सर्च एंड सीजर का क्या निकल सकता है, ऑर्डर भी निकल सकता है। यस, जनरली ये जो नोटिस होता है ना सीधा स्क्रूटनी असेसमेंट के ऑर्डर के साथ निकलता है, मतलब स्क्रूटनी असेसमेंट और इंफॉर्मेशन दोनों एक साथ नोटिस निकलते हैं। नॉर्मली द नोटिस अंडर 142 एंड 143 राइट, ये एक साथ क्या किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं राइट। अब मुझे बात बताइए, क्या एओ अपना असेसमेंट कंप्लीट कर पाएगा विदाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन? द आंसर इज नो। एओ कैनॉट कंप्लीट द असेसमेंट विदाउट इशूइंग नोटिस अंडर 142, क्योंकि 142 के बिना किसी भी असेसमेंट को कंप्लीट करने का मतलब ये होगा कि आपके रिटर्न के बेसिस पे उसने असेसमेंट कर दी, आपकी डिटेल्स देखी नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन चेक ही नहीं करी। तो ये सर कैसे होगा ना, आपकी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद ही क्या किया जा सकता है, उसको वेरीफाई किया जा सकता है। तो एओ कैनॉट कंप्लीट द असेसमेंट विदाउट इशूइंग द नोटिस अंडर 142। क्लियर है मालिक? चलो सबसे पहले ये 3 सेक्शन लिखते हैं, आइए लिखने का प्रोग्राम पूरा करते हैं। गिव द हेडिंग असेसमेंट प्रोसीजर। आप जानते हैं मैं साथ साथ में नोट्स भी लिखा रहा हूं ताकि आपके पास एक स्पेशल नोट्स बन जाए अपार्ट फ्रॉम फास्ट ट्रैक। where any tax, interest, fees is payable on the basis of return furnished, such tax must be paid through self assessment tax after adjusting for tax already paid। ये एक काम करो, after adjusting for relief under section 89, 90, 90A, 91, any advance tax paid
TDS TCS credit, MAT oblique AMT credit, MAT oblique AMT credit. डन बेटा। मैट ऑब्लिक एएमटी क्रेडिट। नेक्स्ट आता है बेटा समरी असेसमेंट। Summary assessment. Where a return is filed under section 139 और आपसे जबरदस्ती भी भराया जा सकता है 142(1) के अंदर में, such return shall be processed as under arithmetical error, incorrect claim, disallowance of losses if ROI filed after the due date, deduction if ROI filed after the due date of filing ROI, increase in income or allowance of expenditure as mentioned in audit report. बराबर, डन है सर। चलिए intimation shall be issued, intimation shall be issued within 9 months from the end of financial year in which ROI is filed.
adjustment accordingly be made no response filed in 30 days. Adjustment made accordingly. Sum payable or refund due is calculated. Sum payable or refund due is calculated. है बेटा, चलो डन। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। सेक्शन 142(1) इंक्वायरी बिफोर assessment. 142(1)(1), 142(1)(2), 142(1)(1 require assessee to file ROI in prescribed time and manner. 142(1)(2 require assessee to provide information oblique document to assessing officer. Consequences of non-compliance. Point number A. Point number B. Penalty ₹10,000. Best judgment assessment under section 144. Prosecution up to 1 year. Search under section 132. है बेटा, चलिए सर। तो यहां तक के हम लोगों ने पढ़ा है। ब्रेक से पहले हमने असेसमेंट चालू किया, क्लबिंग खत्म किया, असेसमेंट चालू किया। असेसमेंट के अंदर के 3 सेक्शन पढ़े। 140A क्या था बेटा? सेल्फ असेसमेंट। 143(1) क्या था बेटा? समरी असेसमेंट। 142(1) क्या था बेटा? इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। तो यहां लेंगे हम लोग एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगले पार्ट के अंदर में हम मिलेंगे असेसमेंट के आगे के टॉपिक से। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है सर। पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, एंड वीडियो को बहुत सारा लाइक दीजिए ताकि हम वीडियो सीरीज को जल्दी से क्या कर सके, अपडेट कर सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर।